लोकसभा चुनाव में जीत के लिए हर पार्टी ने एड़ी चोटी का जोर लगा रखा है। एनडीए अपनी जीत का दम भर रहा है तो इंडिया अलायंस अपनी विजय की पताका लहराने की हुंकार भर रही है, जिसकी गूंज चंद घंटे पहले दिल्ली के रामलीला मैदान में सुनाई दी, जहां इंडिया अलायंस के नेता जुटे और दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल और झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी के खिलाफ महारैली का आयोजन हुआ। लंबे वक्त बाद सोनिया गांधी किसी रैली में शामिल हुए तो केजरीवाल की पत्नी भी पहली बार किसी सार्वजनिक मंच पर नजर आई। केजरीवाल का संदेश पढ़ा, केजरीवाल की 6 गारंटीज भी गिनाई। सवाल यह है कि क्या इसे सुनीता केजरीवाल की राजनीतिक पारी की शुरुआत माना जा सकता है? इंडिया अलायंस की महारैली की हर डिटेल बताती ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट देखिए। राहुल गांधी बोले, मोदी जी ने चुनाव की फिक्सिंग कर दी है। अगर आप लोगों ने पूरे दम से वोट नहीं दिया तो इनकी मैच फिक्सिंग कामयाब हो जाएगी। अखिलेश ने कहा 400 पार नहीं, 400 पर हारेंगे। ये 400 पार नहीं, 400 हारने जा रहे हैं। तेजस्वी यादव बोले, मोदी आंधी की तरह आए, तूफान की तरह चले जाएंगे। दिल्ली की भीड़ बता रही है कि मोदी जी जिस तरह से आंधी की तरह आए थे उसी तरह तूफान की तरह चले जाएंगे। उद्धव ठाकरे ने कहा, देश तानाशाही की तरफ जा रहा है। कुछ दिन पहले आशंका थी कि क्या हमारा देश तानाशाही की ओर चल रहा है, लेकिन अब वो आशंका नहीं रही, अब वो सच्चाई है। इंडिया गठजोड़ वार हुआ, पलटवार हुआ, लेकिन ऐसा पहली बार हुआ जब विपक्ष की पूरी टीम एक मंच पर मौजूद थी। इंडिया गठजोड़ इकट्ठे हैं, सब इकट्ठे हैं। आज सभी के मेरे ख्याल में कईयों के तो कैमरे भी कांपने लग गए होंगे, ये इकट्ठे कैसे बैठ गए। दिल्ली का रामलीला मैदान था। इंडिया अलायंस के सभी नेता मंच पर मौजूद थे और सभी के निशाने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार थी। जिस दिन मैच फिक्सिंग कामयाब हो गई उस दिन आपका संविधान, हमारा संविधान खत्म हो जाएगा। जिस दिन संविधान खत्म हो गया उस दिन हिंदुस्तान के दिल पर एक बहुत बड़ी चोट लगेगी। देश का लोकतंत्र खतरे में है। इनको ये लगता है कि ऐसे हम चला लेंगे, डंडे से चला लेंगे। ये देश किसी के बाप की जागीर नहीं है। जो लोग नारा लगाते हैं अब की बार 400 पार, उनका मुंह है, कुछ भी बोलेंगे, लेकिन एक बात तय है, जनता ही मालिक है, आप मालिक हैं और आपको तय करना है कि देश के शासन में कौन बैठने का काम करेगा। वो लोग नारा लगा रहे हैं, टारगेट फिक्स कर रहे हैं, अब की बार 400 पार। ऐसा लग रहा है कि पहले से ही ईवीएम सेटिंग हो चुका है। ये लोग जो नारा दे रहे हैं 400 पार, अगर आपके 400 पार हो रहे थे तो आम आदमी पार्टी के नेता से आपको घबराहट किस बात की है? और जो आपने चुने हुए मुख्यमंत्रियों को जेल भेजा है, न केवल भारत के लोग बल्कि दुनिया के लोग भारतीय जनता पार्टी पर थू थू कर रहे हैं। और जो लोग ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स को आगे कर रहे हों, उन्हें सत्ता में रहने के लिए, सत्ता को बचाने के लिए अगर इन संस्थाओं को आगे कर रहे हैं तो ये 400 पार नहीं, 400 हारने जा रहे हैं।
इंडिया गठबंधन ने रामलीला मैदान की महारैली से एकजुटता का मैसेज तो दिया ही, बीजेपी को सत्ता से उखाड़ने की बात भी कही। रैली में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी, एनसीपी प्रमुख शरद पवार, शिवसेना यूबीटी की तरफ से उद्धव और आदित्य ठाकरे, समाजवादी पार्टी सुप्रीमो अखिलेश यादव, आरजेडी से तेजस्वी यादव, झारखंड के पूर्व सीएम हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन, झारखंड से सीएम चंपा सोरेन, पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान, टीएमसी से डेरेक ओब्रायन, नेशनल कॉन्फ्रेंस से फारूक अब्दुल्ला, पीडीपी चीफ महबूबा मुफ्ती, लेफ्ट पार्टियों से सीताराम येचुरी, डी राजा शामिल हुए। रैली को इंडिया अलायंस के सभी नेताओं ने संबोधित किया। किसी ने बीजेपी को झूठी पार्टी बताया, तो किसी ने 400 पार के नारे पर तंज कसा, तो किसी ने ईडी, सीबीआई और ईवीएम को सरकार का हथियार बताया। अपील भी तुम हो, दलील भी तुम। वैसे तो इंडिया गठबंधन के नेता कई बार जुट चुके हैं, लेकिन रामलीला मैदान की महारैली में कई बातें पहली बार हुई। हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन ने पहली बार किसी बड़ी रैली को संबोधित किया। सोनिया गांधी लंबे वक्त के बाद किसी चुनावी रैली में शामिल हुई, तो अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल पहली बार किसी सार्वजनिक मंच पर नजर आईं। पूछा, क्या अरविंद केजरीवाल को इस्तीफा देना चाहिए? मैं आप लोगों से कुछ पूछना चाहूंगी। हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने मेरे पति को जेल में डाल दिया। क्या प्रधानमंत्री जी ने सही किया? क्या आप सब मानते हैं कि केजरीवाल जी एक सच्चे देशभक्त और ईमानदार इंसान हैं? ये बीजेपी वाले ये कह रहे हैं कि केजरीवाल जी जेल में हैं, इन्हें इस्तीफा देना चाहिए। क्या केजरीवाल जी को इस्तीफा देना चाहिए? जेल में। सुनीता केजरीवाल ने अरविंद केजरीवाल को शेर बताया, कहा कि ज्यादा दिन तक जेल रोक नहीं पाएगी। जिस बहादुरी और साहस से वो देश के लिए लड़ रहे हैं, कई बार मुझे लगता है कि आजादी की लड़ाई में वो एक फ्रीडम फाइटर थे, जो देश के लिए लड़ते लड़ते शहीद हो गए। सुनीता केजरीवाल अपने पति से नियमित तौर पर ईडी की हिरासत में मुलाकात कर रही हैं और साथ ही उनका संदेश जनता तक भी वीडियो के जरिए पहुंचा रही थीं। लेकिन ये पहली बार था कि किसी महारैली में सुनीता केजरीवाल ने अपने पति का संदेश पढ़ा। मैं आज आपसे वोट नहीं मांग रहा। आने वाले चुनाव में मैं आपसे किसी को हराने या जिताने की बात भी नहीं कर रहा। 140 करोड़ भारतवासियों को एक नया भारत बनाने के लिए आमंत्रित करता हूं। भारत एक महान देश है, भगवान का दिया सब कुछ है भारत में। मैं यहां जेल में हूं, यहां काफी समय सोचने के लिए मिलता है। भारत माँ के लिए सोचता हूं। जब भारत माँ के बच्चों को अच्छी शिक्षा नहीं मिलती, 75 साल बाद भी सही इलाज के बिना लोग मर जाते हैं, तो भारत माँ बेबस और लाचार महसूस करती है। जब कुछ नेता सुबह शाम लच्छेदार भाषण देते हैं, शानो शौकत की जिंदगी जीते हैं, अपने दोस्तों के साथ मिलकर देश लूटने में लगे हैं, तो भारत माँ को बहुत गुस्सा आता है। आइए मिलकर एक नया भारत बनाते हैं, एक ऐसा भारत जहां हर इंसान को भरपेट खाना मिलेगा, हर हाथ को काम मिलेगा, कोई बेरोजगार नहीं होगा, कोई गरीब नहीं होगा, कोई अनपढ़ नहीं होगा, हर बीमार को अच्छा इलाज मिलेगा, चाहे वो अमीर हो या गरीब। देश के कोने कोने में 24 घंटे बिजली होगी, देश के हर गांव में शानदार सड़कें होंगी। तो भारतवासियों को सुनीता केजरीवाल ने अरविंद की तरफ से 6 गारंटी भी दी। मैं इंडिया गठबंधन की ओर से आज 140 करोड़ लोगों भारतवासियों को 6 गारंटी देता हूं। पहली,
पूरे देश में 24 घंटे बिजली का इंतजाम करेंगे। दूसरा, पूरे देश के गरीबों की बिजली फ्री करेंगे। तीसरी, हर गांव और हर मोहल्ले में शानदार सरकारी स्कूल बनाएंगे। अब गरीबों और अमीरों के बच्चों को अच्छी और एक समान शिक्षा मिलेगी। चौथा, हर गांव और मोहल्ले में मोहल्ला क्लिनिक बनाएंगे। पांचवी, किसानों को स्वामीनाथन आयोग के मुताबिक सही फसलों पर एमएसपी निर्धारित करके उनको फसलों के पूरे दाम दिलवाएंगे। छठी, दिल्ली के लोगों ने 75 साल से अन्याय सहा है। देश के अन्य राज्यों की तरह अपेक्षा उनके अधिकार बहुत कम है। उनकी चुनी हुई सरकार पंगु है। ये अन्याय हम समाप्त करेंगे। दिल्ली वासियों को उनका हक दिलाएंगे। दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा दिलवाएंगे। अरविंद केजरीवाल ने अपने संदेश में अमूमन वही बातें कही जो अक्सर अपनी रैलियों में कहते रहे हैं। फर्क इतना है कि इस बार उनका संदेश सुनीता केजरीवाल ने पढ़ा। इसलिए सवाल ये है कि क्या सुनीता केजरीवाल की राजनीतिक पारी की शुरुआत हो चुकी है? अरविंद केजरीवाल की कस्टडी के दौरान सुनीता केजरीवाल मोर्चा संभालेंगी? क्या सुनीता केजरीवाल आम आदमी पार्टी का चुनावी चेहरा होंगी? ये सवाल इसलिए क्योंकि अरविंद केजरीवाल की ईडी हिरासत में जाने के बाद सबसे ज्यादा सक्रियता सुनीता केजरीवाल की रही। दिल्ली में इंडिया गठबंधन की महारैली में मंच पर पहली पंक्ति में बड़े नेताओं के साथ नजर आईं। सोनिया गांधी जब मंच पर पहुंची तो उन्हीं के बगल में बैठी। इतना ही नहीं, विपक्ष के कई बड़े नेताओं से पहले सुनीता केजरीवाल ने रैली में स्पीच दी। मैं देश के 140 करोड़ लोगों को एक नया भारत बनाने के लिए आमंत्रित करता हूं। सियासत के जानकारों का मानना है कि जिस तरह से विपक्ष के बड़े नेताओं ने अपनी स्पीच में जिस तरीके से सुनीता केजरीवाल का जिक्र कर उनका कद बढ़ाया, वो साबित करता है कि आम आदमी पार्टी में अरविंद केजरीवाल के बाद अगर कोई बड़ी हैसियत की नेता हैं तो वो अब सुनीता केजरीवाल हैं। अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद 24 मार्च को रामलीला मैदान में रैली का ऐलान किया गया था। आम आदमी पार्टी ने दावा किया कि रैली में गठबंधन की सभी पार्टियां पहुंचेंगी। 27 पार्टियों के नेताओं के रामलीला मैदान में पहुंचने का दावा किया गया और बताया गया कि इंडिया गठबंधन एकजुट है। ये तस्वीरें उस वक्त की हैं जब रैली खत्म होने से पहले इंडिया अलायंस के नेताओं ने एक दूसरे का हाथ उठाकर एकजुटता दिखाई। मंच पर मौजूद सभी नेता एक दूसरे से गर्मजोशी से मिले। लेकिन सवाल यह है कि इंडिया अलायंस की एकता बीजेपी को कितनी चुनौती दे सकती है। शुरुआत दिल्ली से ही करते हैं। दिल्ली में लोकसभा की 7 सीटें हैं। 2014 और 2019 के चुनाव में बीजेपी ने दिल्ली की 7 सीटों पर एक तरफा जीत हासिल की थी। पिछले चुनाव में बीजेपी का वोट शेयर सभी 7 सीटों पर 50% से ज्यादा था। 2019 के चुनाव में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी अलग अलग मैदान में थी। बीजेपी को करीब 57% वोट मिले थे, कांग्रेस को 22.5% और आम आदमी पार्टी को 18% के करीब वोट मिले थे। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी को मिले वोटों को मिला भी दें तो करीब 41% होते हैं। अब अगर 2024 के लोकसभा चुनाव में अगर यही वोटिंग पैटर्न रहा तो आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के साथ आने से भी बीजेपी की सेहत पर कुछ खास असर पड़ता नहीं नजर आ रहा है। लेकिन इस बार तस्वीर थोड़ी अलग है। मसलन दिल्ली में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी मिलकर चुनाव लड़ रही है। अरविंद केजरीवाल पर ईडी के एक्शन का असर हो सकता है। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के नेता मिलकर चुनावी कैंपेन करेंगे। अरविंद केजरीवाल के ईडी की कस्टडी में होने की वजह से सुनीता केजरीवाल अगर कैंपेन का मोर्चा संभालती हैं तो भी असर नजर आ सकता है। ऐसे में आम आदमी पार्टी को सहानुभूति का लाभ मिल सकता है। महिला होने के कारण महिला मतदाताओं के बीच उनकी बात ज्यादा संवेदनशीलता के साथ सुनी जा सकती है।
बीजेपी के लिए भी किसी महिला नेता के खिलाफ कोई टिप्पणी करना आसान नहीं होगा। यही वजह है कि आम आदमी पार्टी ने दावा किया था कि रामलीला मैदान की रैली अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के खिलाफ है, लेकिन कांग्रेस ने साफ कहा है कि रैली किसी व्यक्ति के लिए नहीं है। ये इंडिया गठबंधन जो बना देश के रक्षा के लिए, लोगों के रक्षा के लिए और आपके हिफाजत के लिए बना, या किसी व्यक्ति के बारे में नहीं। अगर वो व्यक्ति, संविधान बचा, हर व्यक्ति बचेगा और जो अच्छा काम करता है वो जरूर बचेगा। इंडिया गठबंधन में देर से ही सही, लेकिन सभी राज्यों में सीटों का बंटवारा हो चुका है। वहीं बंगाल में ममता बनर्जी भले ही अकेले चुनाव लड़ रही हैं, लेकिन उनकी पार्टी की तरफ से भी साफ कर दिया गया है कि वो इंडिया अलायंस का हिस्सा थे और हैं। तृणमूल कांग्रेस और ममता बनर्जी की तरफ से मैं कहना चाहती हूं कि ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस का पूरा समर्थन, ममता बनर्जी का पूरा समर्थन अरविंद केजरीवाल जी के साथ है, आम आदमी पार्टी के साथ है। ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस पूरी की पूरी तरफ से हम इंडिया अलायंस में शामिल हैं। ममता बनर्जी भले ही रैली में शामिल नहीं हुई, लेकिन खुद को गठबंधन का हिस्सा बताकर सभी कयासों पर विराम लगा दिया है। ये और बात है कि रामलीला मैदान में साथ नजर आई पार्टियां बंगाल में एक दूसरे के खिलाफ लड़ रही हैं। इतना जरूर है कि रामलीला मैदान में शक्ति प्रदर्शन से इंडिया गठबंधन ने एकजुटता का संदेश तो दे ही दिया है। इसका असर कितना होता है ये तो 4 जून को ही पता चलेगा। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।